पहला यम हो हो गया, गया। देन नियम हो गया, देन आसना। ओके। इसके बाद आसना पे जैसे हमने बात करी स्थिरम सुखम स्थिरम आसनम, सुरम आसनम, फिर डुअलिटी जब आपकी रिड्यूस हो जाए, आप इक्विलिब्रियम में आ जाए आपका माइंड, इसके बाद प्राणायाम। ओके। अब आसना करने से ही आपकी बॉडी को वो स्ट्रेंथ मिलेगी कि आप प्राणायाम करने के लिए लंबे टाइम तक बैठ पाए। हाँ जी, रेडी पाए आपकी बॉडी, क्योंकि मेडिटेटिव पोस्चर्स में बैठना ही सबसे मुश्किल है। यूजुअली बोला जाता है कि हैंड स्टैंड करना बहुत मुश्किल है या स्प्लिट्स करना बहुत मुश्किल है। नो डाउट उसकी मसल्स की एक बार फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी तो आप वो कर लेंगे करके। बट अगर आपको बोले कि आप अपनी बैक स्ट्रेट करके इस पोस्चर में आधे घंटे के लिए बैठ जाइए, नहीं बैठ पाएंगे। नहीं हो सकता। करेक्ट। तो उसके लिए रेडी करने के लिए आपको आसनास पे स्ट्रॉन्ग होना, तो ही आपकी बॉडी आपको अलाउ करेगी प्राणायाम करने के लिए। क्योंकि प्राणायाम में आपने जैसे बोला कॉन्शियस ब्रीदिंग, तो कॉन्शियस हम लोग कब होंगे जब हम लोग अपने ब्रीदिंग को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, हमारा माइंड इधर उधर वॉन्डर नहीं कर रहा है करके। वो तभी होगा जब हम लोग स्थिरम सुखम होंगे। हाँ एग्जैक्टली। तो ये तो हिल रहे डुल रहे तो वो फिर वो प्राणायाम में डिस्टर्ब हो जाएगा। राइट। तो प्राणायाम हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है प्रत्याहार। प्रत्याहार जो होता है वो एक स्टेप है विच मेक्स यू रेडी फॉर द नेक्स्ट स्टेप्स। प्रत्याहार का मतलब होता है विथड्रॉइंग योरसेल्फ फ्रॉम सेंसेस। अच्छा। अब नाउ ऑल द सेंसेस, अब आप प्राणायाम कर रहे हैं या ध्यान करने की कोशिश कर रहे हैं, धारणा करने की, लेकिन आपकी फेवरेट बिरयानी बन रही है किचन में, तो आपका जो नोज का सेंस है वो वहां जा रहा है। I can relate to that, yes. तो आपका जो कंसंट्रेशन है वो टूट जाएगा, आप मेडिटेट नहीं कर सकते। करेक्ट। आपका कोई बहुत आपके फैमिली में कहीं कुछ बातें चल रही हैं जहाँ पे आपका ध्यान जा रहा है, तो आपका ध्यान वहां पर है, आपका ध्यान अपनी योगा प्रैक्टिस में नहीं है। तो जो भी जितने भी हमारे सेंसेस हैं उसको कंट्रोल करने को, वो उसको विड्रॉ करने के प्रोसेस को हम लोग प्रत्याहार बोलते हैं। जहाँ पर हम बस कोशिश कर रहे हैं, अगर हम लोग धारणा करने, हम लोग कंसंट्रेशन करने की कोशिश कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली माइंड जा रहा है, हम उसको विड्रॉ कर रहे हैं कि नहीं, मुझे उसके बारे में अभी नहीं सोचना है। 5 मिनट 5 मिनट मैं सिर्फ बाद में देख लेंगे। बाद में देखेंगे, बाद में खा लेंगे। 5 मिनट बस मेडिटेशन करते हैं, वो विड्रॉ कर रहे हैं हम अपने सेंसेस को। अच्छा। तो ये हो गया प्रत्याहार। अब प्रत्याहार के बाद नेक्स्ट आता है धारणा। धारणा होता है कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन अगेन इज रिक्वायर्ड फॉर मेडिटेशन। अब मेडिटेशन हम बोलते हैं कि हम मेडिटेशन कर रहे हैं, बट मेडिटेशन एक्चुअली में ऐसे होता नहीं है। हम लोग कंसंट्रेशन कर रहे होते हैं। हम लोग एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई चैन मंत्र के ऊपर या किसी फिगर के ऊपर, या फिर आईज क्लोज करके अपनी ब्रीदिंग के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो हम लोग कंसंट्रेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग उसको नाम दे देते हैं कि हम लोग मेडिटेशन कर रहे हैं। तो ये हम लोग कंसंट्रेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। अभी कंसंट्रेशन धारणा में क्या होता है कि हमारा माइंड वॉन्डर करता है, बट वी रियलाइज इट, वी ब्रिंग इट बैक। लेकिन वॉन्डर अभी भी कर रहा है। वॉन्डर अभी भी कर रहा है। धारणा की स्टेज तक वॉन्डर कर रहा है। हाँ जी। बट नेक्स्ट स्टेज जो ध्यान है, जो मेडिटेशन है, वो एक्चुअली में ना आप करते नहीं है, वो अपने आप होता है। अच्छा। जब आपका मेडिटेशन, आपका कंसंट्रेशन इतना स्ट्रॉन्ग हो जाए कि अब आपका माइंड जो है वो वॉन्डर करना बंद कर दिया। अब आपका फोकस सिर्फ उस ऑब्जेक्ट पर है और कुछ आपके माइंड में नहीं आ रहा है। तो वो मेडिटेशन अपने आप होता है। उस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो वो हो गया मेडिटेशन, ध्यान। एंड देन इसके बाद समाधि। अब जब आप उस स्टेज तक पहुंच गए, आपके माइंड के ऊपर आपका इतना कंट्रोल हो गया है, थॉट्स के ऊपर, कि कोई और थॉट नहीं आ रहा है, सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है, देन ध्यान से समाधि के बीच में देयर आर मल्टीपल स्टेप्स, जो कि बहुत डिटेल में अगर आप पतंजलि योगा सूत्रास पढ़ेंगे तो आप सीखेंगे इसके बारे में। तो इसमें हम लोग स्लोली मूव करते हैं एक स्टेज में ध्यान से, जहाँ पर हमारा फोकस एक ऑब्जेक्ट के ऊपर हो गया। अब हम धीरे धीरे मूव करते हैं कि अभी ऑब्जेक्ट और मेरे अलावा कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग एग्जिस्टिंग। देन धीरे धीरे वो ऑब्जेक्ट भी गायब हो जाता है। इट्स जस्ट योर बॉडी, यू आर कॉन्शियस, सब कुछ है। मतलब आप एक स्लीपिंग वाले स्टेट में है, बट यू आर कॉन्शियस। ये आप बात करें समाधि की, समाधि की। ये लास्ट स्टेज समाधि रहता है। लास्ट स्टेज है। मुक्ति जिसको हम कहते हैं, मोक्ष जिसको हम कहते हैं। इसमें आप कॉन्शियस रहते हैं सब हर चीज के साथ, बट योर बॉडी इज लाइक कि आप सो रहे हैं। मतलब जब मैं बैठा हूँ अगर समाधि में, तो देयर इज नो थॉट, लिटरली देयर इज नो थॉट, कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है एकदम। अच्छा। बट आई एम फीलिंग हैप्पी ड्यूरिंग दैट टाइम। जैसे हैप्पीनेस, सपोज मुझे एक पिज्जा खा के खुशी मिलती है, राइट?
तो समाधि से मुझे क्या मिलेगा? क्या मुझे खुशी मिलेगी उस टाइम? मैं सिर्फ अगर कुछ थॉट चल ही नहीं रहा, मैं ब्लैंक हूँ, तो इज इट बोरिंग और हाउ इज इट एक्चुअली? हाउ इज द जब तक फीलिंग? हमारे माइंड में ये वांट है ना हैप्पीनेस का, सैडनेस का, तब तक वो इक्विलिब्रियम स्टेट है नहीं। हाँ, क्योंकि हाँ, वो हाँ, हाँ, हम कंपेयर अभी भी कर रहे हैं। हाँ, तो correct. वो समाधि वाले स्टेट में ना हैप्पीनेस की चाह ही नहीं रहती है, कहते हैं। ओके, तो ओके, ओके, उस टाइम पे सब कुछ एकदम आप जैसे सो रहे हैं, राइट, बट आप अवेयर हैं। ओके, तो ओके, वो स्टेट आ जाता है कि देयर इज Okay. नथिंग व्हिच इज इम्पैक्टिंग यू हाँ, करके, हाँ, बट यू आर अवेयर ऑफ एवरीथिंग। ओके। बट एक बार समाधि से अगर वापस आए, देन अगेन वी आर इन द सेम नॉर्मल लाइफ, या वो समाधि की जो सिचुएशन हमने अचीव की, एक शांति की, एक संतोष की, तो क्या वो हम डे में भी कैरी आउट कर सकते हैं? फिर जस्ट 5 मिनट की समाधि जब तक लगी, तब तक हमारा मन शांत है, तृप्त है, मुक्त है, एक बार ऑफिस गए, काम काज स्टार्ट किया, तो वो वापस चले जाता है? इट कैन बी कैरीड फॉरवर्ड थ्रू आउट द डे? एक्चुअली अभी मैंने इतना एक्सपीरियंस नहीं किया है समाधि को, बट जितना मैंने पढ़ा है, समझा है मेरे गुरु से, तो मैंने ये जाना है कि आप ना एक स्टेज से जहाँ वापस आ सकते हो, वो है धारणा का स्टेज। अच्छा। आप धारणा से वापस फॉल कर सकते हो प्रीवियस हाँ, उसमें राइट, करके, बट आप जब आप ध्यान में पहुंच जाते हो, जब आप वो मेडिटेशन को एक्सपीरियंस कर लेते हो, एंड धीरे धीरे आपका मेडिटेशन जो है वो इंक्रीज होता जाता है, समाधि में आप चले जाते हो, तो उसके बाद यू डोंट फॉल बैक। वाओ, ओके। तो वो आप धीरे धीरे उसमें फॉरवर्ड ही जाते हो। अब उसमें कितना टाइम आपको लगता है फॉरवर्ड जाने में, वो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द प्रैक्टिस, उस इंसान के, उस पर्टिकुलर की वो कितना उस पे डेडिकेटेडली वो कर रहे हैं करके, बट यू डोंट फॉल बैक फ्रॉम दैट स्टेट। तो यू मूव ऑन, बट पेस सबका अलग अलग रहता है। एंड समाधि इज तो अल्टीमेट मोक्ष हो गया। तो जो हमारा जो ह्यूमन बर्थ का पर्पस था वो अचीव हो गया है। हाँ, तो अभी धारणा, प्राणायाम, आसना की जरूरत नहीं है। करेक्ट। बट एक आम जैसे इंसान है, जैसे मैं कॉर्पोरेट जॉब में हूँ और कोई बिजनेस में रहेगा या कोई आर्टिस्ट रहेगा, वो ये सब समाधि तक पहुंचने के पहले, ये तो दूर की बात है, कि माइट आज द क्वेश्चन कि मैं मेडिटेशन कैसे करूं। क्वेश्चन ये चलूं कि मेरे को ध्यान करना है, मैंने सुना है कि ध्यान के बहुत बेनिफिट्स हैं, मैं ध्यान कैसे करूं? तो वो ध्यान, कोई अगर बिगिनर है तो कैसे करे मैम वो ध्यान? वो कोई चैंटिंग करे, कोई मंत्रा का, या ब्रेथ पे फोकस करे? व्हाट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन? ध्यान मतलब किसको हम कह सकते हैं और कैसे करना चाहिए? हाँ जी, जैसे अभी हमने बात करी ध्यान के बारे में, तो ध्यान हम लोग नहीं कर सकते। ध्यान तो अपने आप होगा। हाँ जी, हम लोग बस अवेयरनेस अपनी इंक्रीज करने की और अपनी कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज करने की प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। वो हम किसी भी तरह से कर सकते हैं। कॉन्शियस ब्रीदिंग के साथ कर सकते हैं। एक ऑब्जेक्ट को करते, जैसे हम लोग त्राटका क्रिया अगर आप लोगों ने सुनी है, जिसमें हम लोग एक ऑब्जेक्ट रख के या कैंडल का फ्लेम रख के उस पर फोकस करते हैं। तो त्राटका क्रिया इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ प्रैक्टिस विच विल लीड यू टुवर्ड्स मेडिटेशन। एंड अगेन मतलब एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस करना, अपनी ब्रीदिंग के ऊपर फोकस करना, जैसे आपने बोला चैंटिंग करना। हाँ जी, तो वो मंत्रा की चैंटिंग करना, तो ये सब बेसिकली हमको हेल्प कर रहा है कि हम लोग विड्रॉ कर सके अपने आप को आउटर वर्ल्ड से, एंड देन धीरे धीरे हम लोग मेडिटेटिव स्टेज की तरफ जा सके। ओके, ओके मैम, अभी ये मुझे पूछना है कि आसना के ऊपर भी एक क्वेश्चन था जो मैं भूल गया था पहले पूछना, ये पूछ लेता हूँ कि मुझे भी बहुत से काम में आएगा और सुनने वाले को भी काम में आएगा। अगर मेरे पास दिन में सपोज कुछ ही टाइम है एंड आई से कि मुझे सिर्फ 9 आसना करने, मे बी 3 स्टैंडिंग, 3 सिटिंग और 3 लाइंग डाउन, तो आप एक सेट बता सकते हैं कि 9 आसनास का सेट है? क्योंकि आई हैव रेड कि मे बी देयर आर मेनी आसनास। एक बुक में था कि देयर आर 84 आसनास, एक में था कि 84,000 आसन होते हैं, 84 लाख आसनास। 84 लाख भी हो रहे हैं, ओके। तो हमें सिर्फ 9 बताइए मैम आप, जो बेस्ट आसनास रहे 9। बहुत ही डिफिकल्ट है 9 इस तरह से लिस्ट डाउन करना, बट आई विल ट्राई। एक तो पहली बात, आसना की ना 4 कैटेगरी होती हैं, जैसे आपने बोला स्टैंडिंग, सिटिंग एंड लाइंग डाउन। अब लाइंग डाउन आप एक तो बैक के बल लेटते हैं, एक पेट के बल लेटते हैं। तो जब आप पेट के बल लेटते हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्रोन कैटेगरी। हाँ जी, और जब आप बैक पे लेटते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं स्यूपाइन। हाँ जी, हम लोग अपनी स्पाइन के बेस पे हैं तो उसको हम लोग स्यूपाइन बोलते हैं। तो ये 4 कैटेगरीज होती हैं। तो अगर हम लोग बात करें स्टैंडिंग कैटेगरी की, स्टैंडिंग कैटेगरी में आप अपने बॉडी की स्ट्रेंथनिंग वाले आसनास कर सकते हैं। अब मैं बात करूँ स्पेसिफिक आसना की, बैलेंसिंग आसना जो है वो आप मोस्टली स्टैंडिंग पोस्चर में करते हैं, जहाँ पे बॉडी को आपको बैलेंस करना रहता है। तो आप लोग वृक्ष आसना कर सकते हैं, जिसको हम लोग ट्री पोज भी बोलते हैं। एंड देन उसके बाद हम लोग कर सकते हैं ताड़ आसना, जिसमें हम लोग अपनी कंप्लीट बॉडी की स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, फ्रॉम आवर टोज टिल आवर आर्म्स, टिल आवर फिंगर्स एक्चुअली। तो ताड़ आसना इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर कंप्लीट बॉडी स्ट्रेचिंग। वृक्ष आसना हम लोगों ने देखा। इसके अलावा हम लोग कर सकते हैं त्रिकोण आसना। अभी त्रिकोण आसना में हम लोग इस तरह से अपनी बॉडी को ट्विस्ट कर रहे हैं। पोस्चर हमारा जो हम लोग
बॉडी की बेंडिंग कर रहे हैं, ये हम लोग यूजुअली किसी सिटिंग या फिर सुपाइन में नहीं कर सकते हैं। हाँ, तो त्रिकोण आसन, जिसको हम लोग ट्रायंगल पोज भी बोलते हैं, तो त्रिकोण आसन इज ऑल्सो वन वेरी गुड आसन जो हम लोग स्टैंडिंग पोस्चर में कर सकते हैं। देन कमिंग टू स्टैंडिंग आसना, मैं कुछ ऐसे स्पेसिफिक आसना शेयर कर रही हूँ जो कि किसी और कैटेगरी में शायद इसके बेनिफिट्स नहीं मिल पाएंगे। तो सिटिंग में हम लोग कर सकते हैं गोमुख आसना, जिसको हम लोग काउ पोज भी बोलते हैं। काउ पोज अगेन इज वेरी गुड फॉर आवर शोल्डर स्ट्रेंथ, हमारी आर्म्स की स्ट्रेचिंग के लिए, हमारे ग्लूट्स की स्ट्रेचिंग के लिए, हमारी बैक के लिए, नेक के लिए, हमारे पोस्चर के लिए। तो दिस इज वेरी गुड गोमुख आसना। इसके अलावा आप मंडूक आसना कर सकते हैं। मंडूक आसना जिसको हम लोग फ्रॉग पोज बोलते हैं। तो मंडूक आसना करने के लिए ऑटोमेटिकली पहले आप वज्रासना में तो आएंगे ही। इसके बाद आप इस तरह से फिस्ट बना के अपने नेवल रीजन के ऊपर रखते हैं, देन फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं। तो इस आसना का सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि डायबिटीज को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। दिस इज द ओनली वन पावरफुल आसना व्हिच वर्क्स ऑन डायबिटीज बाय क्रिएटिंग मोर इंसुलिन नेचुरली। अच्छा, हम लोगों को इंसुलिन के इंजेक्शंस वगैरह लेने रहते हैं जिस तरह से डायबिटीज में, तो ये आसना की हेल्प से आपकी बॉडी में नेचुरली ही इंसुलिन क्रिएट होने की कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। ये रियली बहुत हेल्पफुल है क्योंकि इंडिया तो अभी डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बन रही है। हाँ, एग्जैक्टली, वेरी हेल्पफुल। ओके मैम। हाँ, तो एक मंडूक आसना हो गया, गोमुख आसना हो गया। इसके अलावा पश्चिमोत्तान आसना, फॉरवर्ड बेंडिंग। ओके, अगेन हमारा जो पोस्चर रहता है कॉर्पोरेट में, सारा दिन हम लोग जो चेयर पे बैठते हैं और इवन स्टूडेंट्स भी रहते हैं, उनका पोस्चर भी इस तरह से यहाँ पे जो है पूरा कर्व हो जाता है। करेक्ट, मेरा भी हो गया तो ठीक करता हूँ मैं। जी हाँ, तो ये नेचुरल है। इस पे हमारा कंट्रोल नहीं है क्योंकि हम लोग काम करते करते इतना ज्यादा उसमें वो हो जाते हैं कि वी डोंट फॉरगेट अबाउट पोस्चर। तो उसको करेक्ट करने के लिए पश्चिमोत्तान आसना बहुत ही अच्छा आसना है। अदर देन दैट इट हेल्प्स इन स्ट्रेचिंग आवर लोअर बैक, आवर लेग्स, हमारी हैमस्ट्रिंग मसल्स को ये अच्छे से बहुत रिलीफ देता है, स्ट्रेच देता है। तो ये 3 हो गए सिटिंग आसनास। देन 3 लाइन डाउन में, एक मैं आपको प्रोन का बताती हूँ जो पेट के बल हम लोग लेट के करते हैं, वो है भुजंग आसना, कोबरा पोज। भुजंग आसना इज वेरी वेरी गुड आसना फॉर बैक पेन। जिसको भी बैक पेन है, जितना भी एक्यूट बैक पेन है, इनफैक्ट स्लिप डिस्क भी अगर है, स्लिप डिस्क में यूजुअली डॉक्टर्स मना कर देते हैं ज्यादा आसनास की प्रैक्टिस करने से, बट भुजंग आसना की प्रैक्टिस जो है वो आपकी लोअर बैक को बहुत स्ट्रेंथन करता है। तो भुजंग आसना इज वेरी गुड। ये तो मैं आपको सिर्फ फिजिकल बेनिफिट्स बता रही हूँ आसना के। इसके बाद मतलब इसके अलावा, फिजिकल बेनिफिट्स के अलावा, ये आपकी बॉडी, आपका वेट लॉस करता है, इसके आपकी कंसंट्रेशन पावर इंप्रूव करता है भुजंग आसन। और हम लोग बात करें सुपाइन, जहाँ पर अपनी बैक पे लेटते हैं हम, तो हम लोग कर सकते हैं हाफ लेग रेस्ट पोस्ट। हाफ लेग वेस्ट रेस्ट पोज। बस बैक पे लेट के लेग्स को 90 डिग्री स्ट्रेट करना है। आप वॉल का सपोर्ट लेके कर सकते हैं अगर 90 डिग्री ऐसे खुद से नहीं स्ट्रेट कर पा रहे हैं। ये आसना बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आपको पता है हमारा सेकंड हार्ट कौन सा होता है बॉडी में। एक हार्ट तो हमको पता है, हमारा जो दिल है, शायद मुझे पता है, बताइए सही गेस है कि नहीं। लिम्फेटिक कुछ होता है क्या शायद, जो पैर के यहाँ पे होते हैं, लिम्फ्स जो हमारे ब्लड को पंप करते हैं। हाँ, जो काफ मसल्स है हमारे, काफ मसल, काफ मसल्स को हम लोग सेकंड हार्ट बोलते हैं। ओके, तो 70 आउट ऑफ 100 तो मिला मुझे इस क्वेश्चन का। बिल्कुल। तो इसमें क्या रहता है, काफ मसल्स यूजुअली, अब हमारी बॉडी में जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। राइट। अभी काफ मसल्स जो है उसको अपवर्ड मूवमेंट देती हैं ब्लड को। ओके। तो इसलिए काफ मसल्स को सेकंड हार्ट बोला जाता है। ओके। और अगर थोड़ा सा उसको रिलीफ देने के लिए आप लेग्स को स्ट्रेट कर लेंगे तो काफ मसल्स के ऊपर थोड़ा सा असर कम हो जाएगा। तो इसलिए ये हाफ लेग रेस पोज जो है वो भी बहुत बेनिफिशियल है। दिस इज वेरी बेनिफिशियल इवन इन द ओल्ड एज ऑल्सो, क्योंकि यूजुअली जिनको रेस्टलेस लेग सिंड्रोम होता है, एज के साथ लेग्स में पेन होना बहुत कॉमन है, स्पेशली इन वुमेन। तो हाफ लेग रेस पोज बहुत इजी है, वॉल सपोर्ट के साथ बस इस तरह से रहना है। तो दिस इज वेरी नाइस आसना। ओके। और तीसरा आसना जो हम लोग कर सकते हैं वो है मत्स्य आसना, फिश पोज। अभी फिश पोज का भी एक मेजर बेनिफिट, जैसे मैंने आपको बताया था मंडूक आसना का, डायबिटीज है, डायबिटीज बहुत कॉमन है, उसी तरह से थायराइड भी बहुत कॉमन है। राइट। तो मत्स्य आसना इज अ वेरी पावरफुल आसना जो आपके थायराइड पे काम करता है, क्योंकि इस आसना में आपका पोस्चर इस तरह से है कि आपका कंप्लीट स्ट्रेच इज कमिंग ऑन योर थ्रोट रीजन। तो हमारा जो कंप्लीट स्ट्रेच होता है वो थ्रोट रीजन पे होता है, करके तो ये हमारे थायराइड ग्लैंड के ऊपर काम करता है। सो दिस कैन बी आल्सो इंक्लूडेड इन आवर डेली प्रैक्टिस ऑफ 9 आसनास। परफेक्ट मैम। तो 9 आसनास बहुत ही अच्छा आपने सीक्वेंस बताया। जस्ट फटाफट समराइज कर लेते हैं। पहला आपने बताया ताड़ासन, सेकंड इज वृक्षासन,
थर्ड इज त्रिकोणासन, ये तीनों हो गए स्टैंडिंग के। सिटिंग के आपने पहले बताया गोमुखासन, दूसरा आपने बताया मंडूकासन, तीसरा आपने बताया पश्चिमोत्तानासन। ये 3 सिटिंग के हो गए। और लाइन डाउन का पहले आपने बताया भुजंगासन, सेकंड आपने बताया जो लेग रेज वाला हाफ लेग रेज आसन, एंड थर्ड आपने बताया मत्स्य आसन। परफेक्ट मैम, मैं कल से स्टार्ट करता हूँ अभिनव के आसन, फिर आपको रिजल्ट्स बताऊंगा कैसे रिजल्ट्स इसका आया। तो मैम ये योगा के बारे में इतना बात करके जान के अगर किसी का इंटरेस्ट आ जाए कि मैं योगा के बारे में और जानता हूँ, लाइक मेरा भी कितना इंटरेस्ट इस बातचीत के बाद आ गया, तो किसी को अगर स्टार्ट करना है बुक स्टडी करना, तो कौन सी बुक्स उससे स्टडी करनी चाहिए? कुछ एंशिएंट टेक्स्ट पढ़े हो या कुछ मॉडर्न टेक्स्ट पढ़े, कुछ आप रेफरेंस दे सकते हैं? डेफिनेटली जो पावरफुल स्क्रिप्चर्स हैं हमारे, जैसे कि भगवत गीता है, पतंजलि योगा सूत्रास है, ये हमको पढ़ने चाहिए। नो डाउट ये सिर्फ योगा ही नहीं, हमको हमारी लाइफ को कैसे जीना है ये सिखाते हैं करके, हाउ वी कैन इनकॉर्पोरेट योगा एज अ लाइफस्टाइल, वो हमको सिखाते हैं। बट आई वुड से कि ये जो टेक्स्ट है ना, ये थोड़े से डीप है। हो सकता है कि स्टार्टिंग में अगर आप इसको पढ़ रहे हैं, आपको जब तक आप इसके साथ रिलेट ना कर पाए तब तक आपको शायद थोड़ा बोरिंग लगे तो आप इसको बीच में ही छोड़ देंगे, ऐसा कॉमन है होना। हाँ जी, तो इसके पहले मैं सजेस्ट करूंगी कि सर्टिफिकेशन की जो बुक्स हैं योगा की, YCB की इनफैक्ट QCI की एक सर्टिफिकेशन बुक है जिसका लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे। तो जो वो बुक है उसमें आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि योगा क्या है, आसना क्या है, योगा सूत्रास जो मेजर हैं कि आसना की डेफिनेशन जैसे हम लोगों ने देखी, जैसे इंसान को समझ में आएगा कि एक्चुअली कैटेगरीज क्या क्या है, कर्म योग क्या होता है, भक्ति योग क्या होता है, अष्टांग योग क्या होता है, एक ओवरव्यू मिल जाएगा। उसके बाद आपको लगे कि आपका हठ योगा पढ़ने का ज्यादा मन है तो आप हठ योगा प्रदीपिका पढ़िए। उसके बाद आपका सर्टिफिकेशन बुक या फिर मतलब एक ओवरव्यू देखने के बाद आपको लगे मुझे अष्टांग योग अच्छे से पहचानना है, समझना है करके, तो आप पतंजलि योगा सूत्रास पढ़िए। BK अयंगर जी की जो बुक है द लाइट ऑन योगा, वो भी बहुत अच्छी बुक है। तो आप पहले एक ओवरव्यू ले लीजिए, डिसाइड करिए कि आपको क्योंकि हर पाथ का एम तो सेम है समाधि, बट सबके प्रेफरेंसेस अलग अलग रहते हैं। कोई कर्म में ज्यादा बिलीव करता है, कोई भक्ति में ज्यादा बिलीव करता है, तो वो आप चूज फिर उसके बाद कर सकते हैं। परफेक्ट। तो ये जो आपने बुक बोली YCB, राइट? हाँ जी, योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड। ओके, तो इसकी बुक्स आई थिंक एक आप जैसे बोले एक ओवरव्यू आ जाएगा, देन किस टॉपिक में ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है तो उसके रिलेटेड फिर इंसान उसमें डीप जा सकता है। ओके, तो मैं सर्टिफिकेशन का आपने बात किया, एंड आप भी एक सर्टिफाइड योगा टीचर हैं, तो अगर किसी को सर्टिफिकेशन लेना है तो इसका प्रोसेस क्या होता है? लाइक हाउ डज वन बिकम अ सर्टिफाइड योगा टीचर? तो देयर आर डिफरेंट बोर्ड्स जो सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो आयुष मिनिस्ट्री के अंडर बोर्ड है उसका नाम है योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड। ओके, ऐसे योगा अलायंस भी है जो US का है, मतलब देयर आर डिफरेंट बोर्ड्स। बट जो मैं YCB की बात कर रही हूँ, तो YCB के अंदर देयर आर डिफरेंट लेवल्स। लेवल 1 फॉर बिगिनर्स, अब इसमें कोई एज लिमिट ऐसा कुछ नहीं है, एनीवन कैन डू दैट। ओके, सो इनफैक्ट स्कूल के लोग, ओल्ड एज पीपल, एनीवन कैन डू दैट। एंड इसमें आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कंप्लीटली लेवल 1 के साथ हम लोग जहाँ स्टार्ट करेंगे। देन इफ यू आर इंटरेस्टेड मोर नो अबाउट दिस अष्टांग योग, भक्ति योग, उसके बाद आसनास की प्रैक्टिस, किस तरह से प्राणायाम बॉडी पे काम कर रहा है, कौन कौन से प्राणायाम किसके लिए अच्छे हैं, मतलब ये डिटेल में एज अ योगा टीचर अगर आप समझना चाहते हैं, देन यू कैन गो फॉर नेक्स्ट फर्दर लेवल्स। 4 लेवल्स रहते हैं इसमें सर्टिफाइड योगा टीचर के, तो यू कैन डू दैट सर्टिफिकेशंस। और ये कितने महीने का एक लेवल पे टाइम लगता है मैम क्लियर करने के लिए? तो YCB एक्चुअली क्योंकि ये सर्टिफिकेशन बोर्ड है, ये कोई कोर्स नहीं देते हैं। अच्छा। ये सिर्फ एक एग्जाम कंडक्ट करते हैं। तो आपको इनकी वेबसाइट पे जाके सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना है, एग्जाम का डेट चूज करना रहता है और रजिस्ट्रेशन करना रहता है। और एग्जाम के बाद अगर इफ यू क्लियर तो ये आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं, जो कि आयुष मिनिस्ट्री की तरफ से रहता है। बस लेकिन इसका ये करिकुलम जो है वो पूरा इनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है। करिकुलम अब इसका अगेन जितना आप लेवल 1 की बात कर रहे हैं तो थोड़ा छोटा रहता है, लेवल 4 में बहुत ही इन डेप्थ में रहता है। तो अगर कोई स्टार्ट करना चाहता है, सो इनफैक्ट आई हैव क्रिएटेड वन कोर्स फॉर लेवल 1 योगा प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर का, जिसमें हम लोगों ने इन डिटेल थ्योरी और प्रैक्टिकल पूरा डिस्कस किया है करके। तो वो कोर्स भी अवेलेबल है। परफेक्ट मैम। हमने बातें की आसन की, प्राणायाम कवर हमने किया, ध्यान कवर किया, अष्टांग योग के हमने 8 अंग कवर किए। एक बात रहेगी डाइट के ऊपर। आजकल डाइट बहुत बज़वर्ड है, स्पेशली जेंजी लोग डाइट वगैरह बहुत करते हैं। ये डाइट के बारे में बताइए, अगर कोई योग की फिलॉसफी फॉलो कर रहा है तो क्या कोई पर्टिकुलर डाइट फॉलो करनी चाहिए?
लाइक वेज नॉन वेज का आप बताइए कौन सा प्रेफरेबल है, या तला भुना खा सकते हैं कि नहीं, या कोई प्रेफरेबल डाइट है, कुछ भी खाएं पिए आसान से सब पच जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लग रहा होगा। इस पॉडकास्ट के कुल 3 भाग हैं। अगले एपिसोड के नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशंस को ऑन कर सकते हैं। धन्यवाद।